हेलो। प्रभात हेयर। तो आज हम लोग साधारण विधेयक पढ़ लेते हैं और हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। और अंतिम में हम दो एमसीक्यू भी रखे हैं। जब हमें टॉपिक कवर कर लेंगे तो हमें एमसीक्यू भी सॉल्व कर लेंगे। अ, तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। पहली बात तो ये कि साधारण विधेयक है, उसका कोई परिभाषा नहीं है, ठीक ना। उसका कोई भी परिभाषा संविधान में नहीं दिया गया है कि कौन सा विधेयक साधारण विधेयक होगा। जबकि संविधान संशोधक विधेयक होता है, उसका परिभाषा दिया गया है। मैं आपको बताते चलूं कि ये तो साधारण विधेयक हम आज पढ़ रहे हैं। कल हम लोग संशोधन विधेयक पढ़ेंगे, संविधान संशोधन जो विधेयक होता है वो पढ़ लेंगे। उसके बाद एक धन विधेयक होता है, जिसको मनी बिल भी बोलते हैं। और एक वित्त विधेयक यानी फाइनेंस बिल होता है, ये भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम साधारण विधेयक पर चर्चा कर लेते हैं। हम बताते चले कि जैसे कोई विधेयक है वो कैसे एक्ट बनता है। पहले तो वो बिल प्रस्तावित होता है, उसके बाद कोई भी एक सदन में पास होता है। साधारण विधेयक की बात करें तो कोई भी सदन में आ सकता है, ऐसा नहीं कि लोकसभा ही मैंडेटरी है, नहीं। ये राज्यसभा में भी आ सकता है और लोकसभा में भी आ सकता है, अगर वो साधारण विधेयक है तो, ठीक ना। इससे संबंधित एक एमसीक्यू भी है ही, तो उसमें आप पढ़िएगा तो आपको यहाँ पर रिकॉल करने में मदद मिलेगी। तो पहली बात है कि साधारण विधेयक को कोई भी सदन में पारित हो सकता है पहले, मतलब कि जैसे धन विधेयक होता है ना, वो पहले लोकसभा में ही जाता है। लेकिन जो साधारण विधेयक होता है वो राज्यसभा में पहले जा सकता है और लोकसभा में भी पहले जा सकता है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि लोकसभा में पहले गया तो दूसरा सदन में जाएगा, और उसको राज्यसभा बोलते हैं, उसमें जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और एक्ट बन जाएगा। ये साधारण विधेयक का जो प्रक्रिया है नॉर्मल। उसके बाद हम देखते हैं कि साधारण विधेयक मैं अभी बताया कि किस हाउस में पहले जाएगा, तो वो मैंने अभी बता दिया कि लोकसभा या राज्यसभा कोई भी हाउस में पहले जा सकता है। अगर एक हाउस से पारित हो गया तो दूसरा हाउस में वो चला जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। जैसे क्या होता है ना कि मान लीजिए कि कोई बिल प्रस्तावित है, ठीक ना। तो ये बिल जब प्रस्तावित है तो जब ये सदन में जाता है, किसी भी सदन में, तो क्या होता है ना कि राष्ट्रपति के पूर्व सहमति जरूरी होती है किसी विधेयक में, जैसे धन विधेयक हो गया। लेकिन जब हम साधारण विधेयक की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं होता है, ठीक ना। ये ध्यान रखिएगा कि साधारण विधेयक के मामले में राष्ट्रपति के पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। इसका कुछ अपवाद है, ठीक ना। मैं अपवाद आपको जिक्र कर दे रहा हूँ कि कुछ साधारण विधेयक होते हैं उसमें राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होता है। वो साधारण विधेयक ही होते हैं, ठीक ना। सभी नहीं, एक अपवाद है उसी का। साधारण विधेयक होते हैं वो अपवाद होते हैं, वो होते हैं आर्टिकल 3 से संबंधित। आर्टिकल 3 से संबंधित जो विधेयक होते हैं वो अपवाद होते हैं। आर्टिकल 3 में क्या बोल रहे हैं। आर्टिकल 3 कहता है कि जब कोई राज्य की, जैसे मान लीजिए कि बिहार था पहले, तो बिहार से झारखंड एक राज्य बना, ठीक ना। उसी तरह आंध्र प्रदेश था, उससे एक तेलंगाना राज्य बना, ठीक ना। तो आर्टिकल 3 ही बोलता है ना कि कोई भी राज्य का सीमा हो गया, नाम हो गया, ठीक ना, या बाउंड्री हो गया, वही सीमा। तो इसमें अगर परिवर्तन करना है ना, संसद को अगर परिवर्तन करना है तो परिवर्तन करते समय वो साधारण विधेयक से ही करेगी, ठीक ना। लेकिन उस समय अगर परिवर्तन करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, यानी यहाँ पे अनुमति आवश्यक है राष्ट्रपति की। तो हम देख चुके हैं कि जब हम नॉर्मल कंडीशन में बात करते हैं साधारण विधेयक की पूर्व सहमति की, तो उसमें आवश्यक नहीं होता है। जबकि अगर हम राज्य की सीमा से संबंधित आर्टिकल 3 से संबंधित बात करें तो उसमें पूर्व सहमति आवश्यक होता है। ये सिर्फ अपवाद है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। ये अपवाद है, इसको ध्यान रखिएगा कि साधारण विधेयक है वो आर्टिकल 3 से संबंधित है, उसमें जो होता है उसको पूर्व सहमति आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि किस बहुमत से पारित होता है साधारण जो विधेयक है। हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं कि जो बहुमत का प्रकार होता है वो क्या क्या होता है। जैसे विशेष बहुमत होता है, एक तत्कालिक बहुमत होता है, और एक जो होता है वो साधारण बहुमत होता है। तो जो साधारण विधेयक होता है, साधारण विधेयक वो साधारण बहुमत से ही पास होता है, ठीक ना। यानी अगर 50%
मतदान करने वाला जितना लोग हैं, और उसमें से अगर 50% प्लस अगर आ जाता है तो वो साधारण जो विधेयक है वो पारित हो जाएगा। ठीक है। संयुक्त बैठक कब होता है इसमें? जब साधारण विधेयक की बात करें तो इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है। और एक कब होता है? जब गतिरोध हो जाए। ठीक ना। गतिरोध का मतलब क्या है? गतिरोध का मतलब है कि मान लीजिए कि एक सदन से निकला, मान लीजिए कि राज्यसभा से पहले आया था राज्यसभा में विधेयक, उसके बाद लोकसभा में गया विधेयक, लेकिन लोकसभा ने क्या किया ना कि वो पारित ही नहीं किया, वो छोड़ दिया उसको। तो क्या हो गया कि यहाँ पे गतिरोध हो गया ना, रुकावट आ गया। तो ऐसे कंडीशन में जो राष्ट्रपति हैं वो संयुक्त बैठक की बुलाते हैं आर्टिकल 108 के अनुसार। इसमें क्या होता है ना कि जो लोकसभा होते हैं और राज्यसभा दोनों का मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, एक साथ बैठते हैं। ऐसे तो अलग अलग बैठते हैं, लेकिन यहाँ पे एक साथ बैठते हैं। और इसकी जो अध्यक्ष, देखिए मान लीजिए अगर कोई मीटिंग चल रहा है तो कोई तो अध्यक्ष होगा ना, तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा स्पीकर होते हैं, मतलब लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। वो अगर अध्यक्ष नहीं है लोकसभा का तो फिर लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है, वो हो जाएगा, लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं, यानी सभापति इसमें नहीं भाग लेते हैं। तो हम समझ चुके हैं कि जब गतिरोध की स्थिति होगी तो आर्टिकल 108 के मुताबिक संयुक्त बैठक का प्रावधान है। इसमें लोकसभा या राज्यसभा का दोनों मेंबर एक साथ बैठते हैं और इसका अध्यक्ष, मतलब अध्यक्षता है वो कौन करते हैं? लोकसभा का स्पीकर करते हैं। ठीक है। जब हम देखेंगे कि अगर गतिरोध की स्थिति हो रहा है तब सिद्धांत और व्यवहार में शक्तिशाली होस्ट कौन सा है? देखिए क्या होता है ना कि मान लीजिए कि लोकसभा से विधेयक निकला, राज्यसभा में गया, ठीक, राज्यसभा में क्या हुआ कि गतिरोध हो गया, गतिरोध हो गया, तो क्या हो रहा है? फिर संयुक्त बैठक हो रहा है, संयुक्त बैठक हो रहा है। उसी तरह अगर मान लीजिए कि राज्यसभा से कोई विधेयक गया और लोकसभा में आया, लोकसभा में क्या हो गया? गतिरोध हो गया तो भी संयुक्त बैठक हो जाएगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि व्यवहार में जो सिद्धांत थियोरेटिकली है वो दोनों सेम ही है, ठीक ना, सेम है। लेकिन हम थोड़ा सा देखें, गौर करें तो हम देखेंगे कि अगर हम संयुक्त बैठक की बात करें, संयुक्त बैठक, तो इसमें तो दोनों मेंबर भाग लेते हैं, ठीक ना, इसमें दोनों मेंबर भाग लेते हैं। और अगर लोकसभा के मेंबर भाग ले रहे हैं तो कितना मेंबर इसमें है? 543। और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के मेंबर लगभग कितना है? 250। अगर हम इसको ऐड कर दें तो 3 और 793, और इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो लगभग 396 लोग, यानी अप्रोक्सीमेट 397 लोग मतदान करने के लिए भाग लेंगे। यानी अगर 397 लोग अगर सहमत हो जाते हैं तो बिल पारित हो जाएगा, ठीक ना, बिल पारित हो जाएगा। और 397 लोग सहमत होना है, लेकिन लोकसभा में आप देखिएगा कि 543 लोग हैं, यानी इससे जितना सहमत होना है उससे अधिक तो लोकसभा में ही मेंबर हैं। तो अगर लोकसभा का सभी मेंबर सहमत हो जाएं और अगर राज्यसभा का मेंबर सहमत ना भी हो तो भी बिल पारित हो जाएगा। तो व्यवहार में क्या निष्कर्ष निकल रहा है? व्यवहार में यह निष्कर्ष निकल रहा है कि जो लोकसभा है वो ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक ना। चलिए अब समझ में आ गया। अब मुद्दा ये है कि मान लीजिए अब हम देखते हैं कि अगर जो बिल है वो दोनों सदनों से पारित हो गया है, दोनों सदनों से पारित हो गया है, तो फिर क्या होगा? दोनों सदनों से पारित हो गया तो कहाँ जाता है? फिर राष्ट्रपति के पास जाता है विधेयक ना। अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर कर सकते हैं, सिग्नेचर अगर कर देंगे तो फिर एक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं वो 3 चीज कर सकते हैं, या तो उसको एक्सेस कर देंगे कि ठीक है, मतलब सिग्नेचर कर देंगे, या फिर उसको डिनाई भी कर सकते हैं, या फिर उसको पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकते हैं। इनके पास तीनों शक्ति है, ये तीनों यहाँ पे किया जा सकता है। और एक किसके सलाह पे किया जाता है? अगर आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो हम आगे बताएंगे। ये 74
1 के मुताबिक मंत्रिपरिषद के सलाह पे किया जाता है। तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, साधारण विधेयक को उसको एक्सेस कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं, या फिर से पेश करने के लिए, उसमें कुछ गलती हो तो उसमें फिर से पेश करने के लिए वापस भेज सकते हैं। ठीक है, अब हम प्रक्रिया समझ लेते हैं कि जब साधारण विधेयक आता है सदन में तो कैसे होता है। इसका हम 3 दिए हैं, 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि अगर कोई विधेयक है वो आता है, बिल आता है, वो पहले लोकसभा में आता है। ठीक है, सिंपल। उसके बाद ये सिंपल जो मेजोरिटी है उससे पास हो जाएगा। ठीक ना, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा तो यहाँ भी पास हो जाएगा सिंपल मेजोरिटी से। उसके बाद राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए चला जाएगा। ये तो पहला सिंपल प्रक्रिया था। उसके बाद ये एक्ट बन जाता है, यहाँ पे एक्ट मैंने नहीं लिखा, उसके बाद ये एक्ट बन जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, साधारण विधेयक के मान लें कि वो बिल था, वो लोकसभा में आया। यहाँ लोकसभा या राज्यसभा दोनों में हो सकता है। आप मतलब मैंने बताया ना कि दोनों में पारित हो सकता है, तो यहाँ दोनों हो सकता है। तो ये लोकसभा में आया, लोकसभा आने के बाद फिर वो राज्यसभा में गया, पास हो गया। यहाँ पे अगर लोकसभा में आया था और वो पास हो गया विधेयक, तो फिर राज्यसभा में गया। राज्यसभा ने क्या किया कि इसमें कुछ संशोधन कर दिया। ठीक ना, जिससे कोई विधेयक आया उसमें संशोधन कर सकती है राज्यसभा, उसमें संशोधन कर दिया। तो जब संशोधन करता है ना, तो फिर ये जो पिछला सदन था ना उसमें चला जाता है, क्योंकि वो संशोधन को वो पास नहीं ना किए थे लोग, वो तो पहले वाला पास किए थे। जब संशोधन किए तो फिर लोकसभा में गया। अब लोकसभा क्या किया कि अरे यार, ये जो तुम संशोधन किए हो वो मुझे पसंद नहीं आया, तो इसको अस्वीकृत कर दिया कि नहीं, मैं इसको पास नहीं करूंगा। तब क्या होगा कि गतिरोध आ जाएगा। जब पास नहीं किया दोबारा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गतिरोध आ जाएगा। और जब जैसे ही गतिरोध आया, संयुक्त बैठक का प्रावधान आ जाएगा, और फिर यहाँ पे राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति के पास फिर चला जाएगा। संयुक्त बैठक में अगर पास हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। एक और कंडीशन है कि फिर बिल आया, फिर लोकसभा में आया, ये भी पास हो गया लोकसभा में। लोकसभा में पास होने के बाद फिर ये राज्यसभा में गया, लेकिन राज्यसभा में अब क्या हुआ ना कि अस्वीकृत कर दिया। पहले क्या किया था, संशोधन, अब क्या अस्वीकृत कर दिया, मतलब कि डिनाई कर दिया। या डिनाई नहीं किया तो क्या किया ना कि 6 माह के अंदर तक वो निर्णय लिया ही नहीं। ठीक ना, 6 माह के अंदर तक वो निर्णय नहीं लिया, तो क्या हो गया ना कि गतिरोध फिर हो गया, गतिरोध हो गया। जब गतिरोध हो गया तो फिर संयुक्त बैठक होगा और राष्ट्रपति को पास चला जाएगा। फिर यहाँ अस्वीकृत या फिर 6 माह के भीतर है, तो अगर हम बोल सकते हैं कि अगर एक सदन से दूसरे सदन में जाता है, से दूसरे सदन में विधेयक, साधारण विधेयक, तो जो दूसरा सदन है अगर वो स्वीकृत करती है या स्वीकृत नहीं करती है, तो मैक्सिमम है ना वो 6 महीने तक उसको रोक सकती है। ठीक ना, 6 महीने तक उसको रोक सकती है। तो मुझे लगता है कि अब आपको साधारण विधेयक से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो गया होंगे। अब इसे हम लोग संबंधित एक MCQ देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि साधारण विधेयक से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, क्या ये सही है? मैंने आपको बताया था कि जो साधारण विधेयक है वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पारित किया जाता है, तो ये जो कथन है वो सही हो गया। और दूसरा बोल रहा है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, तो क्या हो गया, मैंने बताया कि संयुक्त बैठक का तो प्रावधान है ही, अगर गतिरोध की स्थिति तो एक कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। दूसरा देख लेते हैं कि साधारण विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सही है, यानी 4 कथन दिया हुआ है और इसमें से क्या होगा ना कि जो एक कथन होगा वो सही होगा, बाकी क्या होगा, 3 क्या होगा, गलत होगा। जो 3 कथन होंगे वो गलत होंगे। तो हम देखेंगे कि इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया, अगर ये बोलता ना कि इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है तो सही हो जाता है, लेकिन ये बोल रहा है केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा नहीं है, राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये कथन गलत हो गया। बोल रहा है कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति अनिवार्य है, ऐसा नहीं है, सिर्फ इसका एक अपवाद था आर्टिकल 3, वहां पे
पूर्व सहमति आवश्यक था, अन्यथा जरूरी नहीं था। तो ये समान भाषा बोल रहा है, तो इसमें ये भी गलत हो जाएगा। ये बोल रहा है कि संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। हाँ, प्रस्तुत किया जा सकता है सदन किसी सदन में। ये बोल रहा है कि राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। नहीं, राज्यसभा या लोकसभा इसे अधिकतम मैक्सिमम 6 महीने तक रोक सकती है। तो ठीक है, थैंक यू।